Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. This is Sajawal Hussain Khan, certified physiotherapist from University of Sargodha. We are going to talk about osteomyelitis. बोन इन्फेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना तो आप लोग आज इस चीज़ के बारे में सुन लें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमें ये बीमारियां और ये प्रॉब्लम्स नहीं भी होते, तो उस सुनने से हमें क्या होता है कि हमारे एक तो नॉलेज में इजाफा हो जाता है, दूसरा ये होता है कि हमारे आसपास ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, हम एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं उन लोगों को। और हो सकता है हमारे सामने वो केस आ रहा हो और हम उसको इग्नोर किए जा रहे हो और हम लोगों को पता ही ना हो और हम लोग उसको बड़ा कॉमन लिए जा रहे हो। तो हो सकता है कि आप लोग उसको जो है ठीक तरीके से जज नहीं कर पा रहे कि वो केस किस चीज़ का है। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं, एटलीस्ट अगर आप लोगों को पता होगा कि वो केस क्या है, तो आप लोग उसका सही डॉक्टर के पास जाकर और सही तरीके से उसका इलाज करवा सकेंगे, उसको सीरियस ले सकेंगे। बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता, हम ऐसे ही लेकर फिरते हैं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और वो लंबा चलता रहता है। तो हमारा जो टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन इन्फेक्शन कैसे होता है, पहले ये देख लेते हैं, या फिर ये है क्या। बोन इन्फेक्शन जैसे आम इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी चीज़ का, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, इसी तरह से हड्डी का भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये किसी भी किस्म के जरासीम की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। अब इसके अंदर जो कॉमन बैक्टीरिया देखने को मिलता है उसका नाम है एस ओरियस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये जो है हमारे किसी भी रूट से जा सकता है। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपके जो मासूम सा दिमाग है उसके अंदर घुस सके ये बात। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो ज़्यादातर रहेगा घुटने से नीचे जो हड्डी होती है, टीबिया, इसको टीबिया बोन कहते हैं, इसके इन्फेक्शन के ऊपर। मोस्टली वैसे जो इन्फेक्शन है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये लॉन्ग बोन्स को ज़्यादा हिट करता है, स्पाइन को भी हिट करता है, आपकी लॉन्ग बोन्स को भी हिट करता है, बाकी हड्डियों को भी हिट करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टीबिया के बारे में। टीबिया के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसकी उम्र तकरीबन कोई 25 से 35 साल के दरमियान थी, और इस बंदे को जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस था और पोस्ट ऑपरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस था। और अब हिस्ट्री में क्या मिलता है कि उसको 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा था और वो फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आया था, क्योंकि उसकी जो रेंज थी, जो जॉइंट की, जो घुटने का जो जोड़ है, उसकी जो उसका जो घुटना मुड़ रहा था वो कम मुड़ रहा था, पूरा अच्छी तरह से नहीं मुड़ पा रहा था, और उस वजह से उसको डेली के जो काम है उसके अंदर बड़ा मसला हो रहा था। अब बाथरूम के अंदर नहीं बैठ सकता इंसान, नीचे नहीं बैठ सकता इंसान, वैसे ही रात को सोने में प्रॉब्लम, और इसके अलावा नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़े जो है एक हमारी रोज़मर्रा के कामों के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो हमारे जितने भी काम होते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही होती है। तो इसके लिए अब वो पेशेंट आता है फिजियोथेरेपी के लिए। अब वो फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास जब आया तो उसकी जो रेंज थी वो थी 120। उसका 120 जो डिग्री है, जो घुटने का जो मुड़ने वाला जो फ्लेक्शन की जो रेंज होती है वो 140 होती है। अब उसकी आ रही थी 120। अब हमने 20 और मजीद बढ़ानी थी, लेकिन इससे पहले एक्सरे देखा जाता है, हिस्ट्री ली जाती है। तो हिस्ट्री ली तो उसको पता चला कि उसने 1 साल पहले सर्जरी करवाई थी। अब हुआ क्या था कि उसको जो फ्रैक्चर है वो हुआ था टीबिया का अपर एंड का, ठीक है, तो प्रोक्सिमल एंड पे। अब वो जो है हील हो चुका था, कुछ ना कुछ उसका जो नेल है उसका वो भी बाकी था, अभी वो भी नहीं निकला हुआ था, जो फिक्सेशन के लिए लगाया गया था सर्जरी के लिए, सर्जरी करके, तो अभी वो भी लगा हुआ था। यहाँ पर जो एक्सरे है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोगों को एक्सरे भी शो होने लग जाएगा। अब इस एक्सरे के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि इसकी जो हड्डी है, जब मैंने एक्सरे देखा तो हड्डी के अंदर हमें पता चला कि इन्फेक्शन भी है। और उसने बताया कि पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि उसको इंजेक्शन जो हैं या एंटीबायोटिक्स जो हैं उसकी, वो 1 साल से चल रही हैं। उसके जो आईवी इंजेक्शन हैं वो 1 साल से चल रहे हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा लीथल या इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर जो इन्फेक्शन होता है आप उसको आसानी से इस तरह से आप उसको ट्रीट कर लेते हैं जैसे गले का है, तो जो ब्लड फ्लो है वो पूरा है, आपके गले को ब्लड फ्लो जा रहा है, कहीं और भी जो जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं वहां पर ब्लड फ्लो जा रहा है, आप उसको इजीली ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन जो हड्डी है, इसके एक एक पार्ट को ब्लड का जो फ्लो है वो बड़ी मुश्किल से जा रहा होता है, आप इस तरह से देख लें। तो वो एक आप इस तरह से समझ लें कि एक हार्ड चीज है, तो उस तक अगर उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए इन्फेक्शन, तो उसके जो एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट हैं वो अंदर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो उसका रिवर्सल है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और स्लो आना शुरू हो जाता है। ये मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कम यूज करके। अब इसके अंदर होता क्या है कि हुआ कि हम बात कर रहे थे, अब पीछे हुआ क्या होगा
2-3 वजूहात हो सकती हैं। अब क्योंकि पीछे मज़ीद हिस्ट्री नहीं थी, ना हिस्ट्री से पहले क्या हुआ था, तो वो कंप्लीट हिस्ट्री पेशेंट से भी हमें नहीं मिली और रिपोर्ट्स भी पूरी नहीं थी, वरना मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता। तो पीछे क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, जैसे ही उसको जो फ्रैक्चर है वो हुआ होगा, वो ओपन फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब ओपन फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे ही ओपन फ्रैक्चर होता है तो हड्डी टूट के बाहर निकल आती है। वो गिरा, उसका जो एक्सीडेंट है वो कुछ इस तरह से हुआ था कि वो मोटरसाइकिल में जा रहा था और जो ये लकड़ी वाली जो फट्टे वाली रेडी होती है उसके अंदर जाके लगा वो, और उसके बाद जो उसका फ्रैक्चर हो गया, वो गिरा नीचे। अब हो सकता है कि उसकी हड्डी बाहर निकल आई हो, ओपन फ्रैक्चर हो, ओपन वुंड हो, और वहां से जो सड़क पर गिरने से या इधर उधर गिरने से जो है वो इन्फेक्शन जो है उसके अंदर जो है पेनिट्रेट कर गया हो। तो वहां से भी इन्फेक्शन पेनिट्रेट होकर उसकी बोन के अंदर घुस सकता है और बैक्टीरिया उसकी बोन के अंदर घुस सकता है और यहाँ पे बोन का इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि हो सकता है कि इस फ्रैक्चर के दौरान उसको और कोई इन्फेक्शन हुआ हो। ठीक है, वैसे उसको इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी इम्यूनिटी कम हो और वो इन्फेक्शन उसके जो है ब्लड से ट्रैवल करके किसी और जगह से उसके बोन तक पहुंच गया हो। ठीक है, अब क्योंकि बोन हील भी हो रही है, बोन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वैसे भी ज्यादा हुई हुई है, तो इस तरह से इस वीक प्रोसेस के दौरान जब बोन जो है एक नाजुक मरहले के अंदर है, तो इन्फेक्शन जैसे ही पहुंचेगा तो उसको वीक कर देगा और मजीद इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आसान करके बताऊं आप लोगों को। अब एक और चीज भी हो सकती है, एक और चीज ये हो सकती है कि हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी कम इस वजह से हो कि उसको पीछे कोई भी थायराइड का मसला हो, उसको कोई भी अगर पेशेंट को डायबिटिक फुट है, पेशेंट को डायबिटीज है, पेशेंट को जो है और कोई मसला चला आ रहा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, HIV है पेशेंट को, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं और उस वजह से पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कम है और उस वजह से भी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। एक ही चीज होगी। एक और चांस ये हो सकता है, यहाँ पर ये सारी जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये बाकी मरीजों के लिए भी इस तरह से हो सकती है, कोई ना कोई एक वजह हो सकती है। तो हम केस से रिलेट करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब और क्या हो सकता है इसके अंदर, और ये हो सकता है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसने सर्जरी करवाई हो, उसने जो है ओपन रिडक्शन करवाई हो। ओपन रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो है सर्जरी के थ्रू उसको इंसिजन दे के उसको जोड़ा गया हो, उसके अंदर जो है जब नेल लगाया गया हो या फिर उसको जोड़ने की फिक्सेशन या फिक्सेटर्स लगा के उसको फिक्स करने की, फिक्सेशन करने की जो है इसको कोशिश की गई हो, तो वहां पे भी हो सकता है कि उस टाइम पे भी जो इन्फेक्शन है वो पास हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी बोन के अंदर जा सकता है, या फिर वो जो प्रोस्थेसिस होते हैं वो लगाए जा रहे होते हैं, जैसे कि नेल्स हो गए या फिक्सेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाए जा रहे होते हैं, या फिर एक्सटर्नल जो प्रोस्थेसिस होते हैं वो लगाए जा रहे होते हैं। कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नली लगाई जा रही होती है बोन्स को जोड़ने के लिए, जॉइंट को जोड़ने के लिए, तो उस वजह से उनके अगर जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन है या वो जो है कंटेमिनेटेड है, तो वो भी इन्फेक्शन फैलाने की बोन के अंदर वजह बन सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के स्टेजेस आते हैं, एक होता है एक्यूट स्टेज, दूसरा होता है क्रॉनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज होता है वो हमारे पास जल्दी से आता है, जल्दी से इस तरह से आएगा कि एकदम से ही जो सिम्टम्स हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, बुखार आना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी, बहुत ज्यादा सूजन आना शुरू हो जाएगी ज्वाइंट के ऊपर और जल्दी जल्दी आएगा। जबकि क्रोनिक के अंदर क्या होता है, ये ग्रेजुअल होता है, आराम आराम से आना शुरू होता है। एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं लेकिन फिर भी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, सालों साल ये बढ़ता रहता है, साल हो जाता है, 1.5 साल होता है, ये बढ़ता रहता है और साथ साथ एंटीबायोटिक भी चलती रहती है, ये क्रोनिक होता है। और इन दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे जो है IV एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटी फंगल की जरूरत होती है तो वो दी जाती है, और इसके अलावा जो है पेन किलर्स दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती हैं, या इसके अलावा जो है और मजीद इसके अंदर क्या किया जाता है, सर्जरी करके उसको वॉश कर लिया जाता है, इन्फेक्शन को, जो पस होती है, जो पस बन जाती है उसको ड्रेन कर लिया जाता है। बाज़ औक़ात इस इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पस बनना शुरू होती है, इसको पायोजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस भी कहा जाता है, कि पस वाला या फिर जो है ऐसा ओस्टियोमाइलिटिस या ऐसा बोन का इन्फेक्शन कि उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाए, पस पड़ना शुरू हो जाए। अब ओस्टियोमाइलिटिस अगर आप इसको वर्ड को खोल कर देखें तो ओस्टियो का मतलब होता है बोन और माइलिटिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन, बोन का इन्फेक्शन, हड्डी का इन्फेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके अलावा आपको जो है IV जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दी जा रही होती हैं, आप लोगों की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही होती है, ताकि आप इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो आपका इन्फेक्शन से लड़ने का जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ेगी, तो आप जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि ओस्टियोमाइलिटिस हो गया, पता कैसे चलेगा? पता इस तरह से चलेगा कि जैसे ही फ्रैक्चर होता है या वैसे ही फ्रैक्चर नहीं भी हुआ और बाज़ औक़ात ऐसे भी होना शुरू हो जाता है, तो हड्डी के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हड्डी सूजना शुरू हो जाएगी, हड्डी वाली जो जगह है वो सूजना शुरू हो जाएगी, जोड़ के अंदर भी हो जाता है तो वो सूजना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और रेड होना शुरू हो जाएगी, गर्म वार्मथ, वो वहाँ पर जो है उसका जो टेम्परेचर होगा वो हाई मिलेगा, और इसके अंदर जो है जो पेन होगा वो एक तरह का थ्रोबिंग पेन होगा। ऐसे पेशेंट आकर कहेगा कि जैसे तराटे मचती हैं, मुझे तराटे उठती हैं, इस तरह से पेन होता है, थ्रोबिंग पेन होता है।
और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर आप मज़ीद ये होता है कि इसका जब एक्सरे करवाते हैं या सीटी करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं या फिर एमआरआई करवाते हैं, तो उसके अंदर भी मिल जाता है देखने को कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है या नहीं। और बाज़ औक़ात इसके अंदर कल्चर करवा लिया जाता है। अगर पस पड़ना शुरू हो गई है तो पस को आप जो है कल्चर के लिए भेज सकते हैं। कल्चर के बाद स्किन जो है वो सूज रही है या टांग सूजी हुई है, तो उसके बाद वैसे ही एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं और एंटीबायोटिक्स उसको जो इन्फेक्शन होना होता है उसको ट्रीट कर देता है। लेकिन मज़ीद अगर ये चीज़ बढ़ती है तो आप लोग इसके लिए जो है अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे और प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। तो खास ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए सबसे पहले क्या करवाया जाता है कि जो एक्यूट स्टेज है, पहले की स्टेज है, इसके अंदर क्रायोथेरेपी करवाई जाती है, बर्फ़ या आइसिंग का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इन्फ्लेमेशन या ब्लड सर्कुलेशन को रोका जाए और मज़ीद इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद जो लेटेस्ट स्टेज होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए क्या करवाया जाता है, हॉट पैक का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम जो है वो करवाते हैं वो वेट बेरिंग पर लेकर आया जाता है कि पेशेंट को फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हील होना शुरू हो जाता है पेशेंट का इन्फेक्शन, तो वेट बेरिंग पर लेकर आते हैं ताकि उसके अंदर जो कैल्शियम की डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो, बोन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो, क्योंकि जो बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन है या बोन स्ट्रॉन्ग होती है वो वेट बेरिंग से ही होती है। तो एक ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है मसल के ऊपर आते हैं, फिर मसल के ऊपर जो है काम करना शुरू होते हैं, मसल की आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं, मसल की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर या फिर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके ऊपर लेकर आते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर बोन का जो इन्फेक्शन है वो भी ट्रीट हो जाता है और जो फिर मसल की एट्रोफी होती है, फिर पूरा जो लिंब होता है वो कमजोर हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।